नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं पर गरज रहा है। जहां माफियाओं की हजारों करोड़ की संपत्ति को अब तक जमींदोज कर दिया गया है, तो वहीं हर तरह की माफिया राज की कमर तोड़ने के लिए यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है, जिसके बाद से अब तक 96 अपराधी घायल तो 139 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके अलावा 68 माफिया गिरोह भी पूरी तरह से पुलिस की रडार के नीचे हैं, जिसके बाद से ये तय है कि योगी राज में अब माफियाओं की खैर नहीं। तो आज बात होगी यूपी में बाबा के बुलडोजर की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। एक तरफ अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर हाई स्पीड में गरज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 15 दिनों में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। प्रशांत सिंह प्रिंस, नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी ढेर किए गए। एनकाउंटर में 96 अपराधी घायल भी हुए। एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफियाओं पर एक्शन हुआ। 68 माफिया गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। माफियाओं के साथ साथ कुख्यात अपराधियों पर भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इनामी बदमाश प्रशांत प्रिंस, नीलेश राय, दोनों ही अपराधियों को अलग अलग एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कुख्यात प्रिंस सिंह को कैसे मार गिराया वो भी आपको बताते हैं। तारीख 5 जून थी। जौनपुर के खेता सराय में मुठभेड़ हुई। पुलिस पर बदमाशों ने पहले फायरिंग की। बदमाश प्रशांत सिंह भी वहां मौजूद था। 7 साल से पुलिस इसकी तलाश में थी। प्रशांत पर हत्या डकैती के कई केस दर्ज थे। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो प्रशांत मारा गया। इस एनकाउंटर के अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर हुआ। 6 जून 2024 की तारीख थी। मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। अपराधी नीलेश राय के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और कुख्यात अपराधी नीलेश राय को मार गिराया गया। नीलेश राय पर 2,35,000 का इनाम था। योगी राज में ही अपराधी विजय मिश्रा को सजा हुई। इसके बाद सिपाही गैंग हो या मौज गैंग, सभी पर एक्शन हो रहा है। मौज गैंग की तो 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज की है। अतीक अहमद की भाभी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का घर है और अतीक फैमिली पर बड़ा एक्शन हुआ और जैनब फातिमा की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। सल्लाहपुर इलाके में अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। जैनब अतीक और अशरफ की मौत के बाद से ही फरार है। जैनब ने ही मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड में जैनब फातिमा आरोपी है। पुलिस ने जैनब पर करीब 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। वक्फ की जमीन पे G+1 तल का निर्माण किया गया था। इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको ओनरशिप साबित करने का और मकान की वैधानिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपनी वैधानिकता प्रस्तुत नहीं कर पाए। लिहाजा इनको ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। इसी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में ये उनका मकान आज गिराया जा रहा है। सिर्फ माफिया ही नहीं, यूपी में कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत
योगी आदित्यनाथ ने हर किस्म के अपराधियों पर लगाम लगाई, जिसमें माफिया, भूमाफिया, पेपर माफिया, बलात्कारी, गैंगस्टर, दंगाई और उपद्रवी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को रोकने के लिए नई पॉलिसी भी बनाई। नई पॉलिसी के तहत आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। साथ ही अधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। अपराधियों से बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। विपक्ष बार बार योगी सरकार पर वर्ग विशेष के लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, लेकिन हाल ही की कार्रवाई से दिखता है योगी धर्म देखकर नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। साफ है योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फॉर्मेट में लौट आए हैं और अब जो माफिया चुनाव के समय सिर उठा रहे थे, उनका सफाया योगी राज में तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से माफियाओं पर गरज रहा है, जिसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। रोहन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा ओपी सागर जी, पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नीरज जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजना शुरू हो चुका है और जिस तरह की संख्या निकलकर सामने आई है, चुनाव के बाद माफियाओं पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या एक बार फिर से पुराने एक्शन में लौट आए हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। बड़े दिनों बाद इस चैनल पर बैठने को मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डे वन से बोला था कि हमारी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, हमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी डे वन से ही अपने कार्य में लग गए। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के उसने पूर्ण तरीके से जश्न भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ऊपर से निर्देश था कि हमें जनता के लिए कार्य करना है, जनता के लिए गुना कार्यों में जुट जाना है। और उसी तरीके से जिस प्रकार से पहले हम कार्य कर रहे थे, मोदी जी का सपना है जो 2047 में सबका साथ सबके प्रयास के साथ। लेकिन आप कह रहे हैं जनता ने समर्थन दिया है। जनता का समर्थन तो खैर लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुराने एक्शन में लौट आए। अब इसके पीछे वजह क्या है? अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का दिखावा, इस तरह का जो है कार्य योगी जी पहले भी करते रहे हैं। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, माफियाओं पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? आपको क्या एतराज है इससे? नहीं, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें हमें क्या एतराज होता है? इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन खाली इतने भर से काम नहीं चलता है ना। इतने भर से ही काम चल जाएगा तो क्या पूछना है? उत्तर प्रदेश की हालत तो खराब है, माफियाओं से खराब है, वो अलग बात है। लेकिन वैसे भी जो है अभी परीक्षा हुई थी, ऐसे में तो आपको खुश होना चाहिए ना कि कार्रवाई हो रही है। बेशक चुनाव के बाद व्यस्तता अब कम हुई है और योगी सरकार फिर से पुराने एक्शन मोड में लौट आए हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये कहा जाता है कि वर्ग विशेष पर कार्रवाई हो रही है, तो वो भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान कहीं नजर नहीं आ रहा। अब इस कार्रवाई से क्या फायदा होता है, कितना शांति आती है, ये देखने की बात है। अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है जो छात्रों की हालत हुई थी, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, परीक्षा लीक हुई थी पुलिस भर्ती की, और पुलिस का जो है जो वारंट थी पुलिस में राय मांगी गई थी कि सब इंस्पेक्टर को आउटसोर्सिंग से करेंगे। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो उत्तर प्रदेश में है। जिसने जो है परीक्षा कराई थी पुलिस भर्ती की, गुजरात की कंपनी थी, और गुजरात की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ठीक है, उसका मालिक विदेश भाग गया, उसके बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया। नीरज जी, जवाब दीजिएगा इस पर, जवाब दीजिएगा। माफियाओं की जब बात हो रही है तो पेपर लीक बार बार यूपी में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसका खामियाजा खाली उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भी भुगतने को मिला है। और ऐसे में जब आप कार्रवाई की बात करते हैं तो जब बुलडोजर चल सकता है, संपत्ति पर चल सकता है, तो पेपर लीक को लेकर इतनी देरी क्यों कार्रवाई को लेकर? और इसमें और तेजी और सख्ती क्यों नहीं लगाई गई?
कितने बच्चे हैं जिनका भविष्य बार बार खराब होता है इसकी वजह से? नहीं, पेपर लीक जो हुआ है गुजरात का जाएगा, बुलडोजर बाबा का गुजरात जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप और हम सब कोई देख रहा है कि सरकार इसमें एकदम तेजी से कार्रवाई कर रही है। जितने अपराधी उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़ करके तेजस्वी यादव जैसे जो उनके सहयोगी में बैठे हुए हैं, सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, उनको भी पकड़ने की, उनके ऊपर भी जांच बैठा दी गई है। कल दिल्ली से पटना पुलिस गई है, वहां पे उनके डीएस से पूछताछ की गई है। अगर इनकी सरकार होती तो उस नजारे को याद कीजिए कि किस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती थी। परंतु आज की डेट में शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को बुला करके उनको आश्वासन देते हैं कि हाँ। नहीं, लेकिन नीरज जी, जिस तरह से पेपर लीक के मामले में आपने खुद ही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक को बीच में बोलना पड़ा है यहाँ पर, और सुचिता नीट पेपर तक पूरे ढंग से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जब आप कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, और बार बार पेपर लीक होते हैं, तो इसका मतलब है कि उस तरफ ध्यान उस तरह से नहीं गया, या उस तरह से कार्रवाई जितने बुलडोजर संपत्तियों पर चले वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, माफिया राज को खत्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही संजीदगी पेपर लीक के मामले में हुई होती तो सफलता मिली होती। देखा जी, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आज के डेट में एग्जाम, देखिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमसे चूक हुई है, उसकी हम उस चूक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बुला करके उनसे बात की गई है, उनको समझाया गया है, और बच्चों को भी विश्वास है। अरे नीरज दीक्षित जी, क्या लगता है आपको कि हजारों बच्चों का भविष्य खराब करने के बाद अभी भी बच्चे संतुष्ट नहीं है, आप बाकी लोगों को फिर से एग्जाम दिला रहे हैं, उसमें कितने बच्चों में असंतोष व्याप्त है? रोहन सिंह जी क्या कहना है, फिर मैं ओपी सागर जी के पास जाऊंगी। कि भारतीय जनता पार्टी इनकम्पिटेंट है, मतलब आज सक्षम लोग हैं, इन लोग के अंदर कोई काबिलियत नहीं। 10 सालों से पहले 2014 में कहते थे दिन रात कि हमको सब आता है, हमको सब आता है, हम सब करेंगे। 10 साल में सारी स्थिति सामने खुल के आकर रख गई। 7 साल हो गए प्रदेश में, एक एग्जाम इनसे कराया नहीं जाता। बात इनकी करने कह दीजिए तो बड़ी बड़ी है। 70 से ज्यादा पेपर आउट हुए प्रियंका जी, 70 से ज्यादा। जिन बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, जो बच्चे हुए जो है वो लाख नरेंद्र मोदी जी थोड़ी दे देंगे उनका समय, ना उनका कष्ट ये दूर कर देंगे। बात ये होती है कि ये लोग संवेदनशील नहीं है, ये चीजों को लेकर लोग गंभीर नहीं है, इनके लिए हर चीज मजाक है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट की सरकार है गुजरात के 2 व्यापारियों की, और वो लोग ऐसा चाहते ही है कि देश में सरकारी नौकरी शिक्षा का माहौल खराब हो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उनकी फैक्ट्रियों में, उनके मिलों में मजदूर तैयार करें। इसलिए इन्होंने यूजीसी का बजट घटाया। पूरी दुनिया के सारे देशों में देख लीजिए हमारा जीडीपी में शिक्षा का योगदान परसेंटेज कितना है, आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। ये सरकार शिक्षा विरोधी है, ये सरकार सरकारी नौकरी विरोधी है। इस सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है, लोगों में रूढ़िवादिता फैलाना। रोहन सिंह जी, ठीक है, पेपर लीक के मामले में आप सरकार पर सवाल उठाए वो बनते हैं, लेकिन अगर माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर आपत्ति क्यों है? क्यों वर्ग विशेष का वहां पर खोला जाता है, जबकि संख्या में और खाकों में ऐसा कुछ नजर नहीं आया अभी तक? अरे सुनिए ना, माफियाओं के पर कोई कार्रवाई हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो नेतागिरी से जुड़े, राजनीति जुड़े हुए लोग, हम लोग तो कभी नहीं कहेंगे कि अपराधियों की कार्रवाई हो रही तो बुरी हो रही। कौन कह रहा है भाई? बात ही होती है सिलेक्टिव होना ऐसे कि ये चुनते हैं कि किसको कार्रवाई करनी है, किस पे नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं ओपी सागर जी भी हमारे साथ हैं। आप सिलेक्टिव होने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँ। ओपी सागर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आती हूँ, मैं आपके पास में आती हूँ। ओपी सागर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, माना जा रहा है कि पुराने एक्शन मोड में लौट आए हैं बाबा, एक बार फिर से बुलडोजर चल रहा है, लेकिन रोहन सिंह जी का यहाँ पर कहना है कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। क्या वाकई में सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? आप तो इस पूरे तंत्र में रहे हैं, आपका क्या कहना है? ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तक की जो कार्रवाई इलेक्शन के बाद में हुई है, योगी जी ने जो भी कार्रवाई की है, मुझे तो नहीं लगा कि सिलेक्टिव कार्रवाई। और फिर जो आपने खुद ही देखा है, सभी लोगों ने जितने हमारे और माननीय वक्तागण बैठे हुए हैं, तो वो सब जानते हैं कि ऐसा कुछ तो जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहीं कार्रवाई होती है। तो उसमें योगी जी पहले भी सक्रिय थे, बाद भी थे। इलेक्शन के समय में थोड़ा सा मजबूरी ये रहती है कि ध्यान बढ़ जाता है, ये इलेक्शन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाता कि इलेक्शन की वजह से कोई बात हुई। पहले भी सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय, और किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं।
जो गड़बड़ करना है उसके ऊपर अशोक तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी जी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये भाजपा के प्रवक्ता सवाल है कि जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, गुजरात की एक कंपनी ने कराई थी। गुजरात की कंपनी का मालिक विदेश भाग गया और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उस कंपनी से क्या खामियाजा वसूलेगी योगी सरकार? जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई क्या उस कंपनी से करेगी योगी सरकार? उस कंपनी पर बुलडोजर चलेगा क्या? कब चलेगा? और गुजरात जाकर कब चलेगा उसको? नीरज जी इस पे जवाब दीजिएगा, फिर मैं ओपी सागर जी के पास जाऊंगी। नीरज जी, इन्होंने खुद ही अभी बता दिया कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। भगाने का कार्य तो आपकी सरकारों ने किया है कि किस प्रकार से विजय माल्या को भगा दिया गया था विदेश के अंदर, हमारी सरकार ने किया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। विजय माल्या में भी और ऐसे तमाम जितने लोग हैं उन सब लोगों पे कार्रवाई चल रही है। क्योंकि आप जितने मोदी की सरकार है, जितने भी कार्रवाई होनी है उस सब इन्हें भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होगी, सारे के सारे जेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। आप घबराइए मत, देश की जनता के साथ मोदी जी खड़े, योगी जी भी खड़े हैं, भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई हो रही है। योगी जी प्लान बना चुके हैं कि अब से जितने एग्जाम सेंटर होंगे उनमें 4 कंपनियों को दिया जाएगा, अलग अलग कंपनियां उसमें एग्जाम करवाएंगी। ऐसा नहीं है जो जहाँ पे अगर गलत कुछ होता है तो सरकार तुरंत उसको ठीक करती है। लेकिन आप लोग पहले जब ऐसा होता था तो छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते थे, लेकिन आज के डेट में छात्रों को पहचान करके सुना जाता है, उनकी मांगों को पूरा किया जाता है और छात्र भी हमसे संतुष्ट होता है। क्या अगर कुछ गलत हुआ है तो सरकार हमारी सुन रही है। लेकिन आप लोग उनको दिन भर सड़कों पे छोड़ देते थे, दिन भर बिना प्यार से बिना खाए भी आपके लखनऊ में बैठे रहते थे और उसके बाद लास्ट में उनको लाठीचार्ज मिलता था। जितने भ्रष्टाचारियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर चलने के साथ साथ उन पे कार्रवाई भी होगी, उनके परिवार के जितने संपत्ति है उनको कुर्क किया जाएगा और आने वाले समय आप देखेंगे कि किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के कार्य किया जाएगा। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, ठीक है, कंपनी पर आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, उस पर सवाल कीजिएगा, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उस पर कोई ऐतराज तो नहीं है आपको? अच्छा, नहीं ऐतराज बिल्कुल नहीं है, जो कार्रवाई हो रही ठीक हो रही है। सवाल इस बात का है, मैं कहना चाहता हूँ एनटीए को कब रद्द करेगी, एनटीए को कब रद्द करेगी और ये परीक्षा नीट के कब रद्द करेगी सरकार? इसमें कोर्ट ने कहा है कि 0.001% भी अगर गुंजाइश है तो आप कार्रवाई करें। आप 8 तारीख का इंतजार न करें, आप कार्रवाई करें सीधे एनटीए को निरस्त कर दीजिए। आप परीक्षा रद्द कर दीजिए। जब आपने नेट के रद्द कर दिया, नीट की भी रद्द कर दीजिए। तमाम साक्ष्य आ गए हैं। जी बिल्कुल। ओपी सागर जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से माफियाओं को लेकर कार्रवाई हो रही है और आप कह रहे हैं कि ठीक है, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई, बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश में अगर माफिया राज को खत्म किया जा रहा है या कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन पेपर लीक के मामले में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपने देखा कि कहां कहां पे नेक्सस फैला हुआ है और किस तरह से काम करता है। आपको बेहतर जानकारी होगी, आप काफी साल सेवा में दे चुके हैं। क्या लगता है आपको, जितना बड़ा ये नेक्सस हो चुका है, इसकी कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर तो नहीं, लेकिन क्या चलाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को और कितनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जो हजारों बच्चे हैं उनके भविष्य को बर्बाद होने से रोका जा सके? प्रियंका जी, देखिए, ये जो है एसआईटी गठित की गई है और ऐसे सारे मामलों में जिसमें कि संगठित रूप से कोई अपराध किया जा रहा हो, जगह जगह के लोग होते हैं, तो उसमें एक एसआईटी गठित हो जाती है। एसआईटी क्या होता है? इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, उसमें 7-8 इन्वेस्टिगेटर जो है तो विवेचक लग जाते हैं, फिर सीनियर अफसर्स जो हैं तो चाहे सर्किल ऑफिसर हो, एसपी हो, ये सब जो है सुपरवाइज करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत व्यापक स्तर पे उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, सब तरह का सबूत इकट्ठा किया जाता है। इसी लीक, पेपर लीक में नहीं, पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं, सिपाही भर्ती घोटाले में भी हुआ है, रेलवे भर्ती घोटालों में भी कई बार लीकेज हुआ। फिर ये जो है अभी हाल में जो चल रहा है पेपर लीक, नीट, यूजी, इन सब में जो है जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर कार्रवाई की है और कोर्ट ने भी कुछ चीजों को सही माना है। तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो संतोषजनक हो रही है और होती रहेगी। जब मैंने कहा ना, जरूरत पड़ती है, हम लोगों ने सर्विस में हमेशा देखा है
कि जहाँ नहीं, लेकिन विपक्ष का यहाँ पर आरोप है कि जब से सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में जितनी मात्रा में पेपर लीक हुए हैं, जाहिर सी बात है पिछले 5 सालों में जितने पेपर लीक देखने को मिले हैं उतना हमने पहले नहीं सुने हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई चूक रह जा रही है, या ये गिरोह इतना बड़ा सक्षम हो चुका है, इतना गहरा गिरोह हो चुका है कि इसको पकड़ पाना अब सरकार के बस में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, पहले बहुत जागरूकता नहीं थी, इसीलिए पेपर लीक हो भी जाता था, तो इक्का दुक्का जगह कार्रवाई हुई, एक आध FIR हो गई। लेकिन बाद में अब जो है क्योंकि ज्यादा हो गया, इसीलिए लोग ज्यादा वोकल हो गए, इसीलिए ज्यादा शिकायतें आने लगी, और शिकायत आती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उस पर एक्शन लिया जाता है। इन सब चीजों में एक्शन हो जाता है, बाकी और साधारण शिकायतों में एक्शन नहीं हो पाता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं सरकारों में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, राजस्थान की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर पेपर पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं और लीक हो रहे हैं तो सरकार का फेल्योर माना जाएगा इसे। रोहन सिंह जी। प्रियंका जी, बात इतनी सी है ना कि अभी सही है, इस चीज को चुने और उन पे पूरा नियंत्रण रखें। प्रियंका जी, तो आजकल आदमी बेईमान ज्यादा हो गया है, पैसे का भाई साहब अभी बोल रहे थे, उनकी इस बात को हम बताना चाहते हैं कि जब पेपर लीक की जो समस्या है पिछले 7 सालों से ना, कोई वैकेंसी तो उन्होंने क्लियर कर नहीं पाए, तो उसके बाद हर बार ये कहा जाता है कि हम ये नया वाला एक इलाज लेके आए हैं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। ये 7 सालों से, 10 सालों से यही सब कर रहे हैं, इनके ऊपर अब जनता को कोई भरोसा रह नहीं गया है। यही स्थिति, इसीलिए 2024 उनके साथ ये स्थिति होगी। आप समझिए कि जो युवा है उसके पास काम नहीं है, वो भटक रहा सड़कों पर, ओवर एज हो जाएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, और उसके बाद से संवेदनहीन है। अभी जैसा गुजरात वाली कंपनी के बारे में बात उठाई अशोक भैया ने, तो सोचिए कि गुजरात की कंपनी का मालिक आर्या जो है, विनीत आर्या, वो भाग गया। और ये ऐसा क्यों होता है कि जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी पेपर लीक है, जो भी चीजें होती है वो गुजरात से को लिंक होती है। गुजरात की कंपनियां पूरे उत्तर प्रदेश में ठेका कर रही हैं, गुजरात के ही लोग हर नहीं, जगह लेकिन बैठे रोहन सिंह जी, आपने राजस्थान में से खुद खामियाजा भुगता है, पेपर लीक आपके राज्य में भी समस्या रही है, और आप जानते हैं कि विधानसभा में क्या कुछ हुआ है। ऐसे में कार्रवाई, नीरज जी जवाब दीजिएगा इस पर। इन्होंने एक नेक्सस तैयार कर दिया। 10 सालों में इन्होंने पूरे देशव्यापी एक नेक्सस तैयार कर दिया। नहीं, तो आपका कहना है कि सरकार ने नेटवर्क तैयार कर दिया। नीरज जी जवाब दीजिएगा इस पर। नेटवर्क आपका कहना है कि सरकार ने फलने फूलने दिया। अरे ऐसा कहाँ होता है रोहन सिंह जी? नीरज जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये लोग शिक्षा विरोधी है ना, सरकारी नौकरियों के विरोधी है, लोगों को हतोत्साहित करते हैं। अटल जी ने शुरुआत करी थी, लोगों को सरकारी नौकरियों को काम कर रहे हैं। आज जो किसी प्रकार से चाहते हैं कि घर को भर लिया जाए, किसी की मेहनत को पैसे में तोल रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होता। अगर तेजस्वी यादव जी का नाम लेने में कतराएंगे तो हम भी तो बार बार बोलेंगे, बार बार गुजरात का नाम ले रहे हैं। आप उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, आप तेजस्वी यादव जी उसमें फंस रहे हैं, संलिप्तता उनकी साफ दिख रही है, तो उसमें इनको नाम लेने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि सहयोगी दल है, क्योंकि बोल देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहन सिंह जी, बिना सबूतों के आप ये नहीं कह सकते ना फलने फूलने। ठीक है, जब सबूत सामने आएंगे। अरे प्रियंका जी, उनसे पलट के पूछे, तेजस्वी ने पेपर आउट किया, अखिलेश यादव ने किया, और प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने पेपर आउट किया, तो जेल भेज दे। इन लोग मूंगफली बेचने के लिए आए हैं क्या? नहीं, तो आप भी तो सरकार पर, आप भी तो बीजेपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अशोक तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? एनटीए कहाँ से? एनटीए कांग्रेस के पास है, एनटीए किसके पास है? एनटीए सरकार के पास है। तो चेक कर लो प्रियंका जी। जी अशोक तिवारी जी अपनी बात रखिएगा। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव हो या कोई हो, जो भी गलत कर रहा है उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको छानबीन करे, साबित करे और दंडित करे। इसके लिए फ्री है सरकार। बिल्कुल, दोषी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रोहन सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार ने फलने फूलने दिया। इस पर आपका क्या कहना है? हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम हमारी बात सुनिए। हम क्या कह रहा है नहीं कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। नीट की परीक्षा को मैं जिसे आदरणीय सागर जी से कहना चाहूंगा कि वो अपनी राय बताएं कि नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सारे प्रमाण मौजूद हैं पेपर लीक होने के। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई, नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है जब सारे प्रमाण मौजूद हैं? ऐसा मैं सागर जी से पूछ रहा हूँ, कृपया बताएं कि रद्द क्यों न कर दी गई है?
रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? ओपी सागर जी, जी ओपी सागर जी, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं पेपर लीक को लेकर, हालांकि रोहन सिंह जी ने कहा कि सरकार ने फलने फूलने दिया, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से काउंसलिंग पर रोक लगाने को लेकर बार बार इनकार कर चुकी है। अशोक तिवारी जी कह रहे हैं नीट की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा, इतनी जानकारियां सामने आने के बावजूद भी आपका क्या कहना है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 0.001% की गुंजाइश है, अगर तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है बहुत बृहद स्तर पे देखा है। वो 1500-1600 बच्चे जो हैं उनकी कंप्लेंट है, लेकिन तो उन्होंने उसका दोबारा एग्जाम करा दिया। अभी इन्होंने नीट यूजी में उन्होंने कहा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो परीक्षा नियामक है जो कंट्रोलिंग एजेंसी है वो हमें जवाब दे, तब देखते हैं कितनी प्योरिटी है। और फिर ऐसे तो हर चीज में शिकायत होती है, शिकायत जब तक प्रमाणित नहीं हो तब तक कैसे उसको मान लिया जाए कि ये शिकायत सही है। और ऐसे तो यहाँ पे जो जिस बच्चे का पेपर खराब हो जाता है वो कहना बच्चा लीक हो गया, तो ये तो बहुत कॉमन सा ट्रेंड बन गया है ना, इसलिए ठीक है। तो मतलब आपका भी मानना है कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो, या तो पूरा एग्जाम ही रद्द। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं असहमत हूँ भाई साहब की बात से, असहमत हूँ पूरी तरह से। छात्रों के भविष्य के मद्देनजर मैं असहमत हूँ। छात्रों का भविष्य इसी में है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, रैंकिंग घोटाला हुआ है, तमाम घोटाले हुए हैं, तमाम मेरिट के साथ एक बड़ी मेरिट आ गई है। आप भी जानती हैं घोटाला हुआ है, हर कॉमन मैन जानता है घोटाला हुआ है। नेट की परीक्षा रद्द की गई है, एनटीए शक के घेरे में है। ऐसे हालत में सरकार को रद्द कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 0.001% भी अगर कोई घपला हुआ है तो आप एक्शन लें, तुरंत एक्शन लें। सरकार को हिदायत दी है, सरकार उस बात को नहीं मान रही। नीरज जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। नहीं मान रही। देखिए अशोक जी, अगर इस प्रकार से टीवी पर बैठकर झूठ बोलेंगे तो जनता इनकी नहीं मानेगी। देखिए कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे नाम आ रहे हैं तो उसको हम सख्त कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उस पर कोई रोक दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 0.001% घपला हुआ है, ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं है। चलो मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, पब्लिक सुन रही है आपकी बात से। आप कटघरे में खड़े हुए हैं, मेरी बात सही है, आप कटघरे में खड़े हो रहे हैं, आप दोषी हैं, इसका मतलब आपको करवाया नहीं। मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे। आप चाहेंगे कि किसी प्रकार से दोबारा तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता कुछ समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। रोहन सिंह जी फाइनल कमेंट छोटा सा, रोहन सिंह जी फाइनल कमेंट छोटा सा। प्रियंका जी, मैं पहले जिस बात से शुरुआत किया तो वही बात अभी भी है कि सरकारों को संवेदनशील रहना चाहिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है उन बच्चों के भविष्य के लिए, उस समय के लिए जो बच्चे ओवरएज हो गए, जिसके चलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। नीरज दीक्षित जी, रोहन सिंह जी, अशोक तिवारी जी और ओपी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एक तरफ बाबा का एक्शन उत्तर प्रदेश में जारी है, माफियाओं की कमर तोड़ने पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीरियस मोड में आ चुके हैं। देखना ही होगा कि पेपर लीक के साथ ही साथ माफिया राज में उत्तर प्रदेश में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और कितनी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को आने वाले समय में धरातल पर दिखाई हुई नजर आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।